जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन इकबाल साहब, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बड़ा अजीब लग रहा है कि हुकूमत से गिराए जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों के उस फैसले के बाद, जिस फैसले को आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और फिर जेलें भुगतने के बाद, और एक दफ़ा नहीं पहले भी कई दफ़ा, और हुकूमत गंवाने के बाद, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, और हर वो इंतकामी कार्रवाई के बाद आज फिर नवाज़ शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, मरीम नवाज़ भी, हसन इकबाल भी, साद रफ़ीक भी, हमारे दीगर भी, मुझे नहीं पता कि दाएं और बाएं में और कौन कौन बैठे हैं। जी इसहाक डार साहब, मैं अपना उन लोगों के ज़्यादा नाम ले रहा हूँ जो जेलों में रहे हैं, कि जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं और इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई, कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ, और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों। अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया, मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया था। और ये मेरे पास चंद सफ़े थे जो मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन हसन इकबाल साहब ने भी ज़ुबानी तकरीर की, फिर मोहतरम इरफान सदीकी साहब ने ज़ुबानी तकरीर की, जनाब सदर ने भी ज़ुबानी तकरीर की, तो फिर मेरा पढ़ना जो है वो कोई मकसद नहीं रखता था। मैंने कहा मैं भी जो कुछ बोल सकता हूँ ज़ुबानी बोलूँ। पता नहीं आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, बहरहाल मैं ज़ुबानी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अगर जैसे कि पिछली हुकूमत में आपने जिस शख्स को देखा है, उनकी जगह मैं कभी भी वो कुछ ना करता जो उन्होंने किया, बिल्कुल ना करता। इसकी एक मिसाल मौजूद है। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी एक दफ़ा, 2008 से लेके 2013 तक। हमारे बड़े इश्यूज थे उनके साथ, जजों की बहाली का इशू था और कई इम्पोर्टेंट इशू थे जिस पे हमने दस्तखत किए थे। उसमें से एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिस पे हमने सब ने दस्तखत किए, उस शख्स ने भी जिसने जो पिछली 2000 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर पेश किया जा रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस वक्त
खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुल्क की आवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। इंतखाबात 2024 लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात 2024 के लिए मुकम्मल तैयारी है, इंतकामी नहीं बल्कि तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज़ है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इंतखाबी मंशूर पेश किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून का। आज मैं अपनी इसमें सब पॉइंट्स हैं जो मंशूर में मौजूद हैं, लेकिन चूँकि आप इंशाअल्लाह वक्त निकाल के, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, अंकल खुदा हाफिज़ जी। सॉरी जी, मेरे एबटाबाद में जलसा है तो आई हैव टू लीव। तो अच्छा मरियम, खुदा हाफिज़। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इसमें मंशूर मौजूद है, लेकिन आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मंशूर पढ़ेंगे। मंशूर माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है, जिसके लिए मैं मोहतरम इरफान सदीकी साहब को और मरियम औरंगज़ेब को और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला है, दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत मेहनत के साथ ये मंशूर बनाया गया है, फिर लिखा गया है और प्रिंट किया गया है। इसको आप ज़रूर पढ़ें। और हमारा पूरा इरादा है कि अगर हुकूमत में आने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इस पे अमल पूरी तरह से करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं थोड़ा सा मंशूर से हट के कुछ बातें करूँगा, 2-4 बातें, ये लंबी तकरीर का इरादा नहीं है मेरा। तो मैं मिसाल दे रहा था कि उससे पहले एक मिसाल ये थी कि 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। बड़े हमारे उनके साथ मामलात थे। चार्टर डेमोक्रेसी की बात कर चुका हूँ, जजों की बहाली की बात कर चुका हूँ। वादा करने के बावजूद उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, जब तक कि हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा। आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च जैसे ही गुजरांवाला पहुंचा तो बहाली की जो खबर आ गई। शहबाज साहब की गवर्नमेंट जो है ना, उस वक्त उन्होंने तोड़ दी थी। यहाँ गवर्नर रूल लगा हुआ था। वहाँ पहुंचा तो जब हमने कहा, उस वक्त एतजाज हसन साहब भी मेरे साथ जा रहे थे, तो हमने बामी तौर पे तय किया कि हम लाहौर वापस चलते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आए थे वो तो गुजरांवाला पहुंच के पूरा हो गया। जज बहाल हो गए। लोगों ने मुझे कहा जी कि आप लॉन्ग मार्च को लेके जाएं इस्लामाबाद। मैंने कहा क्यों? कि शहबाज साहब की गवर्नमेंट नहीं आपने बहाल करवानी। मैंने कहा वो तो मेरा मकसद नहीं था यहाँ लॉन्ग मार्च का, वो तो अपना एक अलग इशू है, उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। और लेकिन हम अपना उसके लिए इस्लामाबाद हम नहीं जाएंगे, लॉन्ग मार्च की शक्ल में हम वहाँ नहीं जाएंगे। असूल था, हमने अपने असूल पे हमने अमल किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। एक बहुत नामवर सहाफ़ी हैं कराची से, उन्हें मुझे टेलीविज़न के ऊपर जो है ना वो लाइन पे लिया। मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, बारिश हो रही थी, रात का वक्त था। मुझे कहने लगे जी कि आप अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कब लॉन्ग मार्च करेंगे? इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल कर दिया, तो कब लॉन्ग मार्च करेंगे, कब इसको ख़त्म करेंगे? मैंने कहा मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए लॉन्ग मार्च करूँगा, तो मैं क्यों लॉन्ग मार्च करूँ? मेरे मंशूर में नहीं है इस तरह लॉन्ग मार्च करके हुकूमतों को ख़त्म करना। और आप जानते हैं हमने पूरा मौका दिया, वक्त दिया, हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की। जब मुकम्मल की तो मैं गया मोहतरम जरदारी साहब के पास, सदर थे पाकिस्तान के। मैंने कहा आप अभी आपके 6 महीने और हैं, आप हमारे सदर हैं जरदारी साहब, हम इलेक्शन हो गए, हम जीत गए हैं, तो मैं जनाब आप सदर हैं, हम आपकी उसी तरह से इज़्ज़त करेंगे जैसे एक हेड ऑफ द स्टेट की इज़्ज़त की जाती है। हमने एक अच्छी रवायत डाली
और फिर आप जानते हैं जी कि हमने उस हुकूमत में मिलकर इमरान खान साहब के धरनों का मुकाबला किया, पार्लियामेंट यकजान होके उसके खिलाफ खड़ी हो गई। अब मुझे बताएं कि ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है। उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें और आप ये ज़ुबान इस्तेमाल करें कि वज़ीर आज़म को हम वज़ीर आज़म हाउस से उस गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर लेके आएंगे। और कहाँ लिखा हुआ था कि आप मोहतरम किबला हजूर तारुल कादरी साहब के साथ आप अपना जो है ना वो करेंगे, जो है वो क्या कहते हैं उसको, इश्तराक करेंगे, गठजोड़ करेंगे, इश्तराक करेंगे और उनके साथ आप अपना जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या वास्ता तारुल कादरी साहब का पाकिस्तान के साथ? वो कौन है पाकिस्तान की सियासत के? उनके साथ आप गठजोड़ कर रहे हैं और भी अफराद और अनासर बीच में मिले हुए थे। अभी गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होते हैं, आप 35 पंक्चरों की बात करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि बेहतरीन चीफ जस्टिस थे, मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने नासिरुल मुल्क, और उन्होंने ये फैसला सुनाया कि कोई 35 पंक्चर वाली काम बात नहीं है, कुछ नहीं है, सब इलेक्शन फेयर हुए हैं। और मैं जा रहा हूँ भाई आपके पास वहाँ पे बनी गाला में, बतौर वजीर आजम बनी गाला जा रहा हूँ आपके साथ, आपके घर में जा रहा हूँ। मैं ये भी कह सकता कि मैं नहीं आता, आप आए। मैं तो पाकिस्तान की खातिर गया था उनके पास कि बैठे आप बात करें, क्या आप चाहते क्या हैं? कुछ भी नहीं चाहते। बाद में पता लगा जी कि सड़क बनी गाला से बना दें आप, इस्लामाबाद से बनी गाला तक हमने बना दी सड़क। वो तो अगर यही बात थी तो पहले कह देते और हम पहले काम ये कर देते। इतना इंतज़ार करवाने की हमें भी और ख़ुद भी इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? तो मुझे भी बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ये काम पहले ही हो सकता था। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कहाँ ये अभी शहबाज साहब कह रहे थे ना कि अमल करना चाहिए। अमल तो दूर की बात है भाई, कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। उधर से चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा है, उधर से धरने हो रहे हैं। वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अपना प्रोग्राम मुलतवी कर बैठे वो पाकिस्तान आने का। भाई अभी हमारे ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ है। कल को अल्लाह ताला हमें जो है ना वो अगर मौका देता, हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। हम वही करेंगे कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए, और हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का एजेंडा है। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं, हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया, कुछ भी हो। ये हमारा मंशूर है भाई। और मंशूर में मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास आए 2013 में के फ़ौरन बाद कि नवाज शरीफ साहब, हम इस वक्त KPK में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप और हम मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं और हमें बनानी चाहिए। मैंने कहा मौलाना साहब अददी एतबार से उनके वोट ज़्यादा, 2-3 ही ज़्यादा हैं, अददी एतबार से वो ज़्यादा है, लिहाजा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कल को ये कहा जाए कि हमने उनकी हुकूमत नहीं बनने दी। उन्होंने मेरी बात मान ली, उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत उनका शुक्रिया। लेकिन 2018 में पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पार्टी थी, लीडिंग पार्टी थी। और फिर वहाँ पे मरकज़ में जिस तरह से, जो आपको पता है, मैं उस बहस में अब नहीं जाना चाहता आज के दिन कि किस तरह से RTS बंद हुआ और क्या हुआ। वो ना होता तो मरकज़ में भी यकीनन गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनती। लेकिन पंजाब में उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़े, उन्होंने जहाज़ उड़ाए, क्या कुछ नहीं किया। हमारे बंदों को पकड़ के लाए और फिर मसनूई एक अपना जो बना के अक्सरियत, तो पंजाब ने अपने धक्के से
अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये मंशूर हमारा नहीं है भाई, ये किसी और का हो सकता है, हमारा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है और हम अपना जो है इस मुल्क को इन तमाम मसाइल से बाहर निकालना चाहते हैं। और ये अगर अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी तो यकीनन सबसे ज़्यादा ये हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का है और महंगाई उससे रिलेटेड है। आप जानते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बना था 2013 में, तो सबसे पहले चंद दिनों में मैं पिंडी में आपारा मार्केट पे गया। मैं गया, दुकानदारों के जाके पूछा, मैंने कहा ये सब्ज़ी का क्या भाव है? कोई 10 रुपये किलो थी, कोई 15 रुपये किलो थी, कोई 20 रुपये किलो थी, सब्जियों के ये रेट थे। अगर मुझे वो गरीब का, पाकिस्तान के मज़दूर तबका का अगर दर्द ना होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाने की? मैं क्यों जाकर रेट पूछता? और उसके बाद अगर मुझे इस बात में, जैसे मैंने अभी ये बात की है, मुझे वो वाक़या याद आ गया जब बलूचिस्तान में कोयटा में जब बम धमाका हुआ, कुछ 100-150 लोग शहीद हो गए, जो है वो माएँ, बीवियाँ, बच्चियाँ, बच्चे, हज़ारा जी, बीवियाँ, बच्चे उनकी लाशों से चिमटे हुए थे और रो रहे थे। तो वो सीन, मंजर देखे नहीं जाते थे। शायद मेरे ख्याल मैंने वो मंजर या जेल में देखा था या लंदन में मैंने देखा था। मेरे ख्याल मोस्ट प्रॉब्ली मैंने जेल में देखा होगा। तो वो बेचारी लड़की कह रही थी कि मैंने खुद सुना उसको, वो उस जेल में मुझे मिला हुआ था टेलीविज़न जो उस तरफ पीटीवी का था, और पीटीवी का भी वो था, वो जो दिखाते हैं वो जो कल्चरल प्रोग्राम, जो खबरें सुनाने वाला नहीं, होम, ताकि नवाज शरीफ को ये ना पता लग सके कि मुल्क में क्या हो रहा है। इससे मुझे वो और पीछे जाऊंगा तो वो माशाल्लाह 1999 भी याद आ जाता है, लेकिन मैं अब उसकी बात करना नहीं चाहता। तो मैं अपने ऊपर ज़रा जब्त कर रहा हूँ, सब्र से काम ले रहा हूँ, और मैं उसकी बात अभी इस वक्त नहीं करना चाहता। तो वो मुझे अपना वो टीवी से पता लगा कि वो किस तरह से वो लड़की कह रही है कि भाई इमरान वज़ीर आज़म आप आ जाएं हमारे पास, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आंखों में आंसू, रो रही है। छोटी बच्ची थी, को मैं ख्याल 8-9 साल की होगी। तो उसको देख के वो रो रही थी, तो हमें देख के रोना आ रहा था। और उसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट आता है कि मुझे ये सब ब्लैकमेलिंग है, मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। 150 बंदा शहीद हो गया है, उनकी बच्चियां क्या आपको ब्लैकमेल कर रही हैं? छोटी छोटी बच्चियां जिनके घरों में कोई रोटी भी है या नहीं है, वो आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। ये दिल जिस सियासतदान के सीने में होगा, उसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की से क्या गरज है? तो हमने तो भाई ये काम आज से नहीं किया, हम तो 1990 से शुरू हुए हैं। और 1990 से जिस अंदाज में हमने ये काम शुरू किया था, अगर हमें बगैर इंटरप्शन के काम करने दिया जाता, ये आज मुल्क की शक्ल कुछ और होती। ये मुल्क तो दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर चुका होता। दुख मुझे इस बात का कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। और आज 2013 में लोग मुझे कहते थे कि आप खुश नज़र नहीं आते, वज़ीर आज़म तो आप बन गए हैं। हमें खुश, मैं मीडिया पे ये मैंने बातें सुनी हुई हैं कि नवाज शरीफ के चेहरे पे कोई हंसी नहीं आ रही, कोई मुस्कुराहट नहीं है। भाई लोग अगर तंग हैं बिजली से, 18 घंटे की लोड शेडिंग है, पाकिस्तान के अंदर हालात, इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, मुल्क जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के दाने पे खड़ा है, और हम अपना फैटफ ले लें। फैटफ के अंदर हम ग्रे में थे और ब्लैक लिस्ट होने का हमें खदशा था, जिसको कि हम बाद में वाइट पे लेके आए, हम लेके आए अल्लाह के फजल से। तो ऐसे में कौन सा वज़ीर आज़म है जो मुस्कराएगा और हंसेगा? ज़रा मुझे बताएं आप। तो मैं कहता नहीं था
लेकिन समझने वालों को समझना चाहिए था कि मेरी चेहरे पे अगर हंसी नहीं है तो उसकी कोई वजूहात है, मुस्कुराहट नहीं है तो कोई वजूहात है। लेकिन 2017 में मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई थी, बिजली भी आ गई थी और सस्ती बिजली आ गई थी। पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिल रहा था, डॉलर 104 पे था और 4 साल नहीं हिला। मैं अपनी हुकूमत को गिनता हूँ 2013 से लेके 2017 तक, उसके बाद से मेरी हुकूमत नहीं थी। और शहबाज साहब ने आके भी संभाला है। मुझे शहबाज साहब को मालूम है, ये ख्वाजा साद रफीक को मालूम, डार साहब को मालूम है, आसन इकबाल ने भी, परवेज रशीद साहब को मालूम है, ये सब बैठे हुए थे लंदन में। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, बैठे हैं सब। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटम के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं तो नहीं झुकाऊंगा, ना आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी, रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार, 4 घंटे रह गए थे, अल्टीमेटम आ गया। मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने, अब रहें आप, मुकाबला करें। तो मुल्क वैसे डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन पे आ गया। तो मैंने कहा कुछ भी हो, अब हम अपना जो है ना वो नहीं करेंगे, अब इसको पहले अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए, उसके बाद फिर हम अपना अगला काम करेंगे। वो फिर अल्टीमेटम करते करते फिर आपको पता है और बड़े मसाइल आ गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर, जिन्होंने बड़ी जान फशानी के साथ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान को उन हालात में पाकिस्तान को खड़ा किया। लेकिन उसकी प्राइस है जो हमने पे की है प्राइस, और मैं वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया अपना, हमने अपने हाथों से उसको जलाया। लेकिन मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं। हमें पता था ये मसाइल आएंगे, आए हैं मसाइल वो, लेकिन ये मुल्क का मामला था, हमें करना पड़ा और हमने किया। और आइंदा भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आया तो फिर भी करेंगे। ये जेलें वाले जलावतनियाँ काटने के बावजूद करेंगे, मुल्क के लिए करेंगे, खड़े रहेंगे मुल्क के लिए। मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। और फिर देखें आपने इस मुल्क के अंदर बनाया किसने, क्या है? कोई आज पूछे तो सही बाबा, आप पूछें। बड़ी हुकूमतें आई हैं, इसकी भी हुकूमत आई है। मैं तो अब चलें, अभी पिछली हुकूमतों को आप बाद में पूछ लेना। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है। एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। क्या मंसूबा? आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, बिजली आपने महंगी कर दी। मेरे ज़माने में तो कोई महंगाई नहीं थी, जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी। महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। ये सबको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। मैं कल किसानों को भी कह रहा था, मैंने कहा मेरे ज़माने में जो 2,500 रुपये थी अपना खाद, ये 1,400 रुपये खाद थी, 2,500 रुपये DAP थी, और ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का। आज 38 लाख रुपए का है। पहले तो आप छोटी सुजुकी गाड़ी भी खरीद लेते थे, होंडा भी खरीद लेते थे, ये टोयोटा भी खरीद लेते थे। आज कितने लोग खरीद सकते हैं आज होंडा और ये टोयोटा और दूसरी गाड़ियाँ? कोई, बड़े कम रह गए हैं। जो मेरे ज़माने में 20-20 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ थी, आज 1-1 करोड़ के करीब पहुँच गई हैं। गरीब आदमी, मैं देख रहा होता हूँ, कई बेचारे मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, आगे भी एक बच्चा बैठा होता है, बंदा गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा होता है, उसके बाद उसके पीछे उसकी बेगम होती है, बेगम के पीछे 2 बच्चे बैठे होते हैं, बीच में एक आध और भी होता है। भाई लोग कहते हैं ये क्या, कई लोग कहते हैं इन्होंने क्या पूरा खानदान बैठाया हुआ है, क्या जरूरत है इनको ऐसा करने की? भाई मजबूरी भी है, वो बेचारे उन्हें कहीं जाना होता तो रिक्शा महंगा है, टैक्सी महंगी है, दूसरी सवारियां महंगी हैं, तो वो नहीं पे कर सकते।
किसी से ज़रूरी जाना पड़ता है तो बच्चों को साथ, छोटे बच्चे तो साथ लेकर जाना पड़ता है और कोई सवारी नहीं है। आप यकीन करें कि अगर वो दिन रहते 1990 से आगे, वो दिन रहते, खलल ना आता, 2018-17 वाली वो ये पाकिस्तान के साथ हादसा ना होता, आज उन लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ियां होती, रोजगार होता उनके हाथ में, ये बिजली इतनी महंगी ना होती, बल्कि होती ही ना। हमारे ज़माने में तो कोई बिजली की शिकायत नहीं थी, 2017 में कोई शिकायत नहीं थी, लोग खुश थे कि फैक्ट्रियाँ भी चल पड़ी हैं, घरों में भी बिजली आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, खाना भी पक रहा है, सब कुछ ठीक है। और हम खुश थे कि हमने कौम की खिदमत की है। तो क्या किया इन्होंने? हमारी मोटरवेज के ऊपर तो सिर्फ कारें नहीं चलती, सिर्फ एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलकर कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। तो हुजूर, मेरा हमारा मंशूर यही जो आपने मेरी ज़ुबान से सुना है, और अगर मौका देगा अल्लाह, इन नौजवानों की खिदमत करेंगे, अपनी ख़वातीन बहनों की, बच्चियों की खिदमत करेंगे, एजुकेशन में खिदमत करेंगे, हेल्थ में खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को कोशिश करेंगे भाई, पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने बड़े दावे किए हुए हैं मंशूर में कि हम अपना इन्फ्लेशन को ले आएंगे 40% से 20%, अगले साल उससे बाद 10%। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये हम सब मिल के कोशिश, मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा, हम मिल के कोशिश करेंगे। ये भाई माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा भाई, इसने हमेशा बहुत उम्दा काम किए हैं। और लाहौर में मेट्रो बस, मुल्तान में मेट्रो बस, इस्लामाबाद में मेट्रो बस, उनसे एक नहीं बन सकी। वहाँ पे पेशावर में वो भी जो मेट्रो बस बनी वो आपके सामने है। ऑरेंज लाइन आपने देखी यहाँ पे माशाल्लाह। ये ऑरेंज लाइनें आज पंजाब के और पाकिस्तान के हर शहर में होती अगर ये खलल न पड़ता। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन में, ये सब मेरी बातों को सुन दिल में कहते होंगे नवाज शरीफ क्या ठीक रहा। मैं मेरा दिल मान रहा है कि आप ये कह रहे होंगे और जो टीवी में मुझे सुन रहे हैं वो भी यही कह रहे होंगे, मैं गल ठीक कर रहे हैं। बस अगर ये कह रहे हैं कि गल ठीक कर रहे हैं तो बस सत्य खैर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मंशूर साहब पेश करते हैं अमल कोई क्यों करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर पेश कर दिया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे।